ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये 38 चैप्टर में कॉम्प्लिकेशन ऑफ द साइनोसाइटिस है कि जो साइनोसाइटिस हो चुका है ना, इसकी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, को पेशेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, देखना भी है। चुटकियों के अंदर जो है ना, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वो कहता है कि जब इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए बोनी वाल ऑफ द साइनसेस के अंदर, तो वो तब कॉम्प्लिकेशन करता है। ठीक है? हमने कहा ना बोनी इरोजन करवा देता है इवन। तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के अंदर वो कह रहा है कि नंबर 1 पे हमारे पास हो सकती है लोकल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है? लोकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नंबर 2 पे वो कह रहा है हमारे पास हो सकती है ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है? लोकल ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है? नंबर 3 पे हमारे पास वो कह रहा है इंट्राक्रेनियल, मतलब अगर क्रेनियम में चला जाए, जिस तरह हमारे पास फ्रंटल साइनस और एथमाइड वाला था ना, तो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। ठीक है? फिर वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ डिसेंडिंग इन्फेक्शन जा सकती है नीचे तक, वो जो है ना इन्फेक्शन को इवन डिसेंड कर सकता है। फिर वो कह रहा है हमारे पास हो सकती है फोकल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है? फिर वो कह रहा है कि म्यूकोसील जो है ना ऑफ द पैरानेजल साइनसेस और म्यूकस रिटेंशन वहाँ पे हो सकती है। ठीक है? म्यूकस रिटेंशन और म्यूकोसील वहाँ पे सारी की सारी होगी। फिर ओस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी को अगर इन्वॉल्व कर लिया तो हमारे पास ओस्टियोमाइलाइटिस का करवा सकता है। देन उसने कहा कि ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसके अंदर। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये तो अब आपने हेड एंड नेक में इतना पढ़ा होगा ना, आपको पता होगा कैवर्नस साइनस के अंदर वो ना थ्रोम्बोसिस करवा सकता है सारी की सारी। ओके ओके। अब इसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है। म्यूकोसील जो है ना वो पैरानेजल साइनसिस के अंदर रहेगा। म्यूकस रिटेंशन हो सकती है। ठीक है? और वो साथ में जो है ना वो ओस्टियोमाइलाइटिस, सबसे ज़्यादा फ्रंटल बोन का जो है ना वो ओस्टियोमाइलाइटिस इसके अंदर देखा गया है लोकल कॉम्प्लिकेशन में। ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होगा, लिड का जो है ना वो आईलिड का एडिमा होगा। सुप्रा सब पेरियोस्टियल एब्सेस आपको नज़र आ सकती हैं। ऑर्बिटल सेलुलोलाइटिस हो सकता है। ऑर्बिटल एब्सेस हो सकता है। फिर हमारे पास ऑर्बिट एपेक्स सिंड्रोम हमारे पास हो सकता है। ऑर्बिट एपेक्स सिंड्रोम हमारे पास हो सकता है। फिर हमारे पास इंट्राक्रेनियल, क्रेनियम के अंदर जो है ना वो हमारे पास कह रहा है मेनिंजाइटिस हो सकता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हमारे पास एब्सेसिस हो सकती हैं। सब ड्यूरल एब्सेसिस हो सकती हैं। फिर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। फिर डिसेंडिंग इन्फेक्शन वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी म्यूकोसीला पैरानिज्म में वो कह रहा है कि हमारे पास म्यूकोसील ऑफ पैरानिजल साइनस एंड म्यूकस रिटेंशन सिस्ट की बात वो कर रहा है कि वो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास दो व्यू है ना जो म्यूकोसील में। एक हमारे पास है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा, वो बोनी वाल को ही पूरे के पूरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब ज़्यादा देर तक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो बोनी वाल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब सेकंड पे सिस्टिक डायलिटेशन हो जाएगी। ठीक है? वजह क्या है, वो जो सिस्ट जो है ना वो डायलेट हो जाएगी जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास वहाँ रिटेंशन होगी। फिर वो कह रहा है कि म्यूकोसील जो है ना फ्रंटल साइनस में जाके आई को फॉरवर्ड जो है ना वो मूव करवा देगा। ज़ाहिर बात है पीछे से जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा म्यूकोसील आ जाएगी तो वो आँख जो है ना उसको आगे की तरफ प्रोक्टोसिस की तरफ ले जाएगा। एक ये बात होगी। तो ट्रीटमेंट इसमें वो कह रहा है कि हमने फिर एथमाइडेक्टमी करनी होती है। एथमाइड जो है ना साइनस उसके अंदर एथमाइडेक्टमी करनी होती है ताकि हम ड्रेनेज कर सकें फ्रंटल साइनस को और मिडल मीएटस के ज़रिए ना वो सारे के सारे। फिर एथमाइड साइनस की ये तो फ्रंटल के लिए। फिर हमने कहा एथमाइड साइनस के अंदर भी इवन वो जा सकता है। ठीक है? वहाँ पे ऑर्बिट को डिस्प्लेस करेगा जिसकी वजह से हमारे पास वो सारे के सारे प्रॉब्लम। फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात कर रहा है वो। इसके अंदर वो कह रहा है इन्फेक्शन है बोन मैरो का, और ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन के अंदर इन्फेक्शन में मैक्सिला का मोस्टली हमारे पास। ठीक है? इन्फेक्शन होता है जिस जो जो डेंटल इन्फेक्शन है वो मोस्टली मैक्सिला के अंदर जाते थे ना, तो डेंटल सैक से वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। फिर सब पेरियोस्टियल एब्सेस होंगे। ओस्टियोमाइलाइटिस इवन वो ऊपर फ्रंटल बोन पे आपके माथे की तरफ जो है ना वो जाना शुरू कर देगा। फिर उसने एक लिखा हुआ है पॉट पफी ट्यूमर के बारे में। ये क्या होता है, ये बेसिकली ना इसने लिखा हुआ पॉट पफी ट्यूमर। इसके अंदर बेसिकली पस में फॉर्म एक्सटर्नली अंडर द पेरियोस्टियम और सॉफ्ट डलिंग स्वेलिंग में। ठीक है? तो पेरियोस्टियम की जो ना हड्डी की ये एक लेयर होती है पेरियोस्टियम, उसके अंदर अगर पस फॉर्मेशन एक्सटर्नली तौर पे फॉर्मेशन हो जिसे हम कहते हैं पॉट पफी ट्यूमर। ठीक है?
वो सॉफ्ट सी एक स्वेलिंग आपको नज़र आती है, इसी वजह से पफ़ी पफ़ी सी कह रहे हैं ना। फिर ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन में वो कह रहा है हमारे पास इन्फेक्शन जो है ना वो एथमाइड के अंदर जा सकता है, वहाँ से वो ऑर्बिट के लेमिना के अंदर लेमिना पर पैरेशिया को जो है ना वो जाके डिस्टर्ब करेगा, सेपरेट कर देगा वहाँ से एथमाइड इन्फेक्शन जो है ना वो थी लेमिना बोन को वहाँ से सेपरेट कर देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट अवेयरनेस साइनस थ्रोम्बोसिस, इसके हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बस हमारा चैप्टर ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। ओह बड़ा लंबा हो गया यार ये तो। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के बारे में वो कह रहा है इन्फेक्शन जो है ना वो पैरानेजल साइनसिस का, पैरानेजल साइनसिस का इन्फेक्शन वो पार्टिकुलरली जो है ना वो एथमाइड और सेफिनाइड बोन में, और फिर लेस कॉमनली जो है ना वो फ्रंटल बोन के अंदर भी जो है ना वो जाता था। वहाँ से हमारे पास ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन हुई ऑर्बिट के अंदर, फिर वही कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हमारे पास थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और हमारे पास फिर वो कैवर्नस साइनस के अंदर जाके सारी कॉम्प्लिकेशन करवा देगी। किस तरह वो फीचर होगा, क्लिनिकल फीचर वो कह रहा है हमारे पास चिल्स, राइगर्स, आईलेट जो है ना उसके अंदर स्वेलिंग होगी और साथ में वो कीमोसिस होगी। ठीक, फिर वो कह रहा है कि आई प्रोट्यूड होगा जिसे हम कह रहे हैं प्रोप्टोसिस ऑफ आई हो जाएगी। क्रेनियल नंबर 3, 4 और 6 जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होगी, और प्यूपल जो है ना हमारा वो डायलेटेड और फिक्स्ड होगा। सीटी स्कैन इसके अंदर आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या है, ज़ाहिर बात है क्योंकि ये हमारे पास ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास एंटीबायोटिक इसको साथ देनी है। साथ में वो कह रहा है कि हमारे अटेंशन टू फोकस द इन्फेक्शन। बाकी डिसेंडिंग इन्फेक्शन में वो कह रहा है ओटाइटिस मीडिया होता है, फ्रेंजाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस इसकी वजह से हो सकता है, या फिर फोकल इन्फेक्शन में पॉलीआर्थराइटिस, फाइब्रोसिस और स्किन डिजीजेज इसके अंदर हो जाती हैं। ये सारी की सारी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर वो बात उसने कर दी है। अच्छा, फिर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ जिसके अंदर उन्होंने ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात की हुई है, और हमारे पास इसको यहाँ इस टेबल से देखो, बजाय लिखने की हमें टाइम ज़ाया होगा मेरा भी। ये इसमें देखो, सोर्स एंड रूट ऑफ इन्फेक्शन, नोज और एरिया जो फेस है ना वहाँ पे फ्रंकल जो बने होते हैं वहाँ से वगैरह फेरेंजियल प्लेक्सिस के जरिए जो है ना वो कैवर्नस साइनस में जा सकता है। एथमाइड साइनस से ऑर्बिटल सेलुलर ऑर्बिट आँख का एथमाइड होता है ना, तो वहीं से जो इन्फेक्शन जाएगा वो ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए करवाएगा। सेफिनाइड में साइनोसाइटिस डायरेक्ट जाएगा। फ्रंटल साइनसिस से हमारे पास ऑस्टियो फ्रंटल बोन का जो ऑस्टियोमोलाइटिस है वो हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल और ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए जाएगा। ऑर्बिट मतलब आँख के गिर जो है ना सेलुलाइटिस हुआ तो वो ऑप्थेल्मिक वेन, नाम में ही काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपर लिड जो है ना, ठीक, आई लिड वाला वहाँ पे एब्सेसिस होगा तो हमारे पास ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए जाएगा। फेरेंक्स में जो जिनको लोगों को टॉन्सिलाइटिस है वहाँ पे फेरेंजियल प्लेक्सिस के जरिए जाएगा। ईयर में पिट्रोराइटिस है तो वहाँ पिट्रियल पिट्रोजल वीनस प्लेक्सिस के जरिए आगे चला जाएगा। बाकी उसने ये डिफरेंस लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट यू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट यू किया था, सोर्स ऑफ रूट ऑन। सोर्स में आपने सबसे पहले नोज लिखना है, फिर एथमाइड, फ्रंटल, सेफिनाइड, ठीक है। फिर हमारे पास ऑर्बिट है, अपर लिड को ले जाना है आपने, आँख का ऊपर वाला जो है सारे का सारा। फिर फेरेंक्स गले के ऊपर आ जाना है, फेरेंक्स के बाद आपने कान के ऊपर आ जाना है। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी हमारे पास ऑर्बिटल सेलुलर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में कह रहा है फ़र्क क्या है। जिन लोगों को ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है उसके अंदर हमारे पास एथमाइड जो है ना वो जो आँखों के गिर्द जो थे ना साइनसेस वो इन्वॉल्व थे। लेकिन कैवर्नस साइनस में नाक, आँख, गला, कान सभी इन्वॉल्व होंगे। ऑनसेट क्या है, स्लो इसका ऑनसेट है, लेकिन ये अचानक से फीवर और चिल होती है कैवर्नस साइनसिस के अंदर। फिर क्रेनियल नंबर जो है ना इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली और सब्सिक्वेंटली, मतलब हमने कहा ना थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व, अब यहाँ पे कहीं पे पढ़ा था हमने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे लिखा था यार इसने, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, यहाँ पे वो इंडिविजुअली इन्वॉल्व होंगी। लेटरल रियलिटी जो है ना वो कह रहा है कि एक आँख को इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसने दोनों आँखों को इन्वॉल्व करना, ये ज़्यादा खतरनाक है। तो ये एक यूक्यूज है। बाकी हमारे पास और ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बस यही है चीज़ें, बस जो अगर आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसकी वजह से वो कह रहा है कि हमारे पास कीमोसिस होता था, प्रोप्टोसिस, आंखें बाहर की तरफ आपको नज़र आती हैं। कॉमनली ऑर्बिटल के अंदर देखो जो आंख है ना, नाम में ही काम है, एथमाइडल साइनस इन्वॉल्व होगा,
लेकिन यहाँ पे नाक, कान का, गला और वो कान सारे इन्वॉल्व होंगे। इसका जो ऑनसेट था और वाइटल वाले का वो स्लो था, इसका हमारे पास रैपिड था। ठीक है, यहाँ पे वो एडिमा ऑफ द आईलेड हो रहा था। ठीक है, और कीमोसिस हो रही थी और प्रोप्टोसिस हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब्रप्ट फीवर, चिल्स, राइगर्स, वो सारे के सारे टॉक्सिकीमिया होएगा। फिर हमारे पास ये क्या करता था, क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व बहुत कम करता है, लेकिन ये इंडिविजुअली कर रहा था। फिर ये जो है ना वो एक आई को इन्वॉल्व करता है, ये यहाँ पे दोनों आइज को इन्वॉल्व करता है। इतनी सी बात है और कोई भी मुश्किल नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट। बाकी बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द नियोप्लाज्म इसकी साथ ही कर लें मेरे ख्याल में, है ना, ये कर लेते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी साथ इसको रगड़ देते हैं फिर। अच्छा जी, तो दो तरह के वो कह रहा है हमारे पास जो है ना लाला जी ट्यूमर है। बहुत थक गया हूँ मैं आज, मेरा गला दर्द कर रहा है। एनीवेज, इसको अब ख़त्म करते हैं ना। बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना हमारे पास दो तरह के होते हैं। बिनाइन के अंदर वो कह रहा है हमारे पास जो कैटेगरीज है ना वो हमारे पास हो सकती है स्क्वेमस पेपिलोमा, ठीक है, और एक हमारे पास हो सकती है इन्वर्टेड पेपिलोमा। ठीक है, अब जो स्क्वेमस पेपिलोमा है ना वो कह रहा है कि यहाँ पे स्किन वार्ड्स जो है ना वो नेजल वेस्टिब्यूल से अराइज करते हैं। ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल उसके ऊपर यूँ कह रहे हैं कि मोके जी नहीं जिस तरह निकलते हैं आपको स्किन के ऊपर, तो उस तरह के वार्ड्स जो है ना वो आपको अगर नज़र आए तो वो स्क्वेमस होते हैं, सीधे साधे स्किन के ऊपर जिस तरह मोके निकलते हैं वहाँ से। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने कटरी कर देनी है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक कटराइजेशन होती है, क्रायो सर्जरी कर देनी है या फिर लेज़र लगा दो तो आपका हल हो जाता है मसला। लेकिन जो इन्वर्टेड पेपिलोमा है ना इसके अंदर हमारे पास उसने लिखा हुआ है कि फर्दर उसने तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। कह रहा है हमारे पास हो सकता है ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा, या फिर हमारे पास होगा रिंगर्ड्स ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास कह रहा है SCHNEI नेस्चिडेरियन जो है ना वो ये ट्यूमर पेपिलोमा हो सकता है। ये तीन तरह के उसने लिखे हुए हैं और ये नॉन अल्फैक्टरी म्यूकोजा का ट्यूमर है। ठीक है, और इसकी ओरिजिन क्या होती है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज, मैक्सिलरी, फ्रंटल साइनस और सेफिनाइड साइनस। लेटरल, मैक्सिलरी, फ्रंटल और हमारे पास जो है ना सेफिनाइड साइनस, ये मोस्टली हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हाइपर प्लास्टिक पेपिलोमा जो है इन्वर्टेड की बात कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास हाइपर प्लास्टिक पेपिलोमेटियस टिश्यू जो है ना वो एक्सोफिटिक ग्रोथ की अंदर जो है ना वो आपको नजर आता है। अच्छा, इसकी वजह क्या, पेपिलोमा पेपिलोमा लगे हुए हैं, इसकी वजह ये है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना इन्वॉल्व होता है और ये मोस्टली 40 टू 70 ईयर की एज में यूनिलेटरली ना इन्वॉल्व करता है। सिम्टम्स क्या हैं, नेजल डिस्चार्ज, प्रोप्टोसिस आंखें बाहर की तरफ, लैक्रिमेशन, एपिस्टेक्सिस, डिप्लोपिया। बाकी आपने डायग्नोसिस क्या करना है, एंडोस्कोपी कर लेनी है, MRI, CT, बच्चों वाली बात है और कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट में वो कह रहा है हमारे पास यही है, मीडियल मैक्सिलेक्टमी कर देनी है, लेटर रेहिनोटमी कर देनी है, एंडोस्कोपी अप्रोच करनी है, फिर सर्जिकल अप्रोच कर लेनी है। फिर उसने नंबर 3 पे लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड पेपिलोमा था ना, तो इसी की एक आगे टाइप है प्लियोमार्फिक एडिनोमा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लियोमार्फिक एडिनोमा। ये कहाँ से राइज होता है, जो आपका नेजल सेप्टम है, नाक की हड्डी दरमियान वाली, वहाँ से बस राइज होता है और इसको हमने सर्जिकली ट्रीट करना होता है। फिर उसने एक और टाइप लिखी हुई है श्वानोमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, श्वान सेल जो है ना नर्व के, वहाँ से इसने अराइज करना होता है नर्व शीट के। इसके लिए वो राउंड सा आपको मास नजर आता है, तो CT और MRI आप कर लेंगे तो सर्जिकल एक्सcision। फिर हमारे पास होता है मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा ये मोस्टली जो है ना वो हमारे पास इंट्रानेजली जो है ना वो मेनिंजिस की लेयर से ही आ जाता है और यहाँ पे सर्जिकल एक्सcision करती है। लास्ट में इसने कहा हेमेंजियोमा, अगर ब्लड वेसल इन्वॉल्व है तो हेमेंजियोमा होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हेमेंजियोमा में फिर उसने लिखा हुआ है कि कैपिलरी हेमेंजियोमा या कैवर्नस साइनस हेमेंजियोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसकी ये आगे दो टाइप उसने लिखी हुई है, या हो सकता है कैपिलरी हेमेंजियोमा या फिर हमारे पास कैवर्नस जो है ना हेमेंजियोमा हो सकता है। ठीक है, कैपिलरी में जो है ना वो जो हमारे पास है ना वो ब्लीडिंग होती है पोलिपोसिस ऑफ सेप्टम से, रिकोरेंट एपिस्टेक्सिस वगैरह, उसको खून आता रहता है नाक से बार बार। कैवर्नस जो है ना वो लेटरल वॉल ऑफ द नोज से वगैरह अराइज होता है, इसकी भी ट्रीटमेंट सर्जिकल है। फिर उसने इसी की जो है ना वो आगे टाइप लिखी हुई है, मैं इसके नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ। हमारे पास है जी
कॉन्ट्रोमा मतलब को कार्टिलेज जो है ना वो हमारे पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है नेजल सेप्टम की कैविटी की और एथमाइड की। फिर हमारे पास उसने लिखा हुआ है एंजियोफाइब्रोमा जो कि हमारे पास सेफनोपेलेटाइन फोरामेन से आती है। फिर इंट्रानेजल मेनिंगियो इनकेफ्लोसील, इंट्रानेजल मिनिंगो इनकेफ्लोसील हो सकता है। फिर हमारे पास वो कह रहा है ग्लायोमा हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि नेजल डर्माइड हमारे पास बस हो सकता है। ये थे सारे के सारे हमारे पास बिनाइन नियोप्लाज्म के, ठीक है। अब हम करते हैं जो सेकंड वाला हमारा है मेलिग्नेंट के बारे में। होपफुली यहाँ पे आगे बिनाइन में स्क्वेमस पेपिलोमा, इन्वर्टेड पेपिलोमा, प्लियोमार्फिक एडिनोमा, श्वानोमा, मेनिंजियोमा, हिमेंजियोमा, कॉन्ड्रोमा, एंजियोफाइब्रोमा, ग्लायोमा और हमारे पास नेजल डर्माइड, ये चीज़ें हैं जी बिनाइन की। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, बस ये ऐसे नाम ही हैं जिनको रटा लगाने वाला कोई इसके बारे में इतना पूछने का काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए बंदे को, ठीक है। अब मेलिग्नेंट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास, छोड़ के फिर भी नहीं जाना हमने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कार्सिनोमा हो सकता है नेजल कैविटी का, वहाँ पे हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अब नेजल कैविटी का हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। या फिर वो कह रहा है कि एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है हमारे पास, वेस्टिबुलर हो सकता है, सेप्टल हो सकता है या लेटरल वाल में हो सकता है। वेस्टिबुलर, सेप्टल या लेटरल वाल का हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जबकि एडिनो कार्सिनोमा में हमारे पास जो है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन से राइज करता है। बाकी इसके अलावा हमारे पास ये था हमारे पास जो कार्सिनोमा ऑफ द नेजल कैविटी, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि मेलिग्नेंट मेलेनोमा भी हो सकता है। मेलानोमा वहाँ पे भी था लेकिन वो बिनाइन था, यहाँ पे मेलिग्नेंट मेलानोमा ये 50 साल की एज में होता है। स्लेटी ग्रे, जिस तरह स्लेट का होता है ना रंग, स्लेटी ग्रे कलर का वैसे का होता है। ब्लैक पोलीपाइड मास होता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस सेप्टम के अंदर दिखता है और ये लिम्फेटिक और ब्लड के जरिए स्प्रेड करता है। सर्वाइकल लिम्फ नोड में वगैरह मेटास्टाइज कर देते हैं। ट्रीटमेंट इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। बाकी उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि एस्थियो न्यूरोब्लास्टोमा के बारे में, ठीक है। ESTHESION न्यूरोफाइब्रोमा, ये बेसिकली ऑल्फैक्टरी न्यूरोफाइब्रोमा के साथ रिलेटेड है और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से हमारे पास अराइज होगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, नेट्रल वाल की ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्टेक्सिस, हेडेक, डिप्लोपिया, एपिफोरा। करना क्या आपने, सीटी कर लेनी है, एमआरआई कर लेनी है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट करनी है तो क्रेनियोफेशियल डिसेक्शन, फिर कीमोथेरापी साथ लगा दो, कैंसर की वो ख़त्म। फिर हिमेंजियो पेरिसाइटोमा, हिमेंजियो पेरिसाइटोमा ये रेयर ट्यूमर है हमारे पास, 60 to 70 ईयर की एज में आता है। फिर लिम्फोमा इसके अंदर आप ऐड कर लो जो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। फिर प्लाज्मोसाइटोमा है और सार्कोमा, बस पी से प्लाज्मोसाइटोमा और एस से हमारे पास सार्कोमा, ये सारे के सारे मेलिग्नेंट की कंडीशन है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो बिनाइन में सिक्वेमस, ठीक है। फिर इन्वर्टेड पेपिलोमा जिसको ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा या रिंगर्स ट्यूमर कहते हैं या फिर श्वानट्रंस पेपिलोमा भी उसने कहा हुआ है। फिर प्लियोमार्फिक है, श्वानोमा है। फिर हमारे पास मेनिंजियोमा, हिमेंजियोमा, कैपेलरी या कैवर्नस हिमेंजियोमा, कॉन्ड्रोमा, एंजियोफाइब्रोमा, इन्वर्टेड मेनिंगो इनकेफ्लोसील है। फिर ग्लायोमा और नेजल डर्माइड हो गए। फिर हमारे पास मेलिग्नेंट में कार्सिनोमा ऑफ द नेजल कैविटी स्क्वेमस सेल, मेलिग्नेंट मेलानोमा, फिर एस्चिनो न्यूरोब्लास्टोमा और हमारे पास लिम्फोमा, प्लाज्मोसाइटोमा, सार्कोमा और हेमेंजियो ग्लायोपेरिसाइटोमा, ये सारे के सारे बस ये वाला टेबल इसको रट्टा मार लेना अगर हो सके तो। बिनाइन में स्क्वेमस है, इन्वर्टेड है, प्लियो, श्वान मतलब सीड MIC एज्ड, डर्माइड, ग्लायोमा, इनकेफ्लोसील, कॉन्ड्रोमा, हेमेंजियोमा ओके हो गया। बाकी यहाँ पे स्क्वेमस सेल, एडिनोकार्सिनोमा, मेलिग्नेंट, लिम्फोमा, सोलिगेटरी, बस ये टेबल है, इसके बाद सारा चैप्टर आपका हो जाएगा। बाकी लास्ट में हमारे पास है